Well, so the first sum on question viscosity is question number 25. What does it say? It says a flat square plate of side 20 centimeter moves over another similar plate with a thin layer of 4 centimeter of liquid between them. मतलब ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और इन दोनों के बीच में एक लिक्विड है. कितना सेंटीमीटर बीच का? 0.4 सेंटीमीटर. तो इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि if the force of 1 kilogram weight moves one of the plate uniformly with a velocity of 1 meter per second. मतलब यहाँ पर अगर हम लोग एक फोर्स लगाते हैं, कितना? 1 kg weight, you know that is nearly equal to 10 न्यूटन. ठीक है. इतना फोर्स अगर लगाते हैं तो ये ऊपर वाला प्लेट will start moving with a velocity of how much? 1 meter per second. So you will try. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर? Of course, the first one. Give it a try. Give it a try. अच्छा अच्छा. देखो थोड़ा ध्यान से, ये इतना फोर्स लगाने से बोल रहे हैं कि ये ऊपर वाला प्लेट मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब हाँ, इसका मतलब है कि ये जो फोर्स दिया जा रहा है, ये फोर्स को कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या है, नहीं तो एक्सीलरेट करता ना, राइट. तो कौन सा फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है? द विस्कस फोर्स, न्यूटन्स विस्कस फोर्स. तो उसके लिए वो निकालने के लिए वैल्यू ऑफ क्या निकालने बोले यहाँ पर? विस्कोसिटी, मतलब थीटा निकालना है हम लोग को. तो मुझे a और dvdx चाहिए, राइट. सो f इज इक्वल टू एटा a dvdx. f का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन. हाँ, माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो वैल्यू के लिए माइनस लेने का जरूरत नहीं. एटा इनटू a का वैल्यू नहीं निकाला है. a का वैल्यू क्या होगा? ये प्लेट का जितना एरिया होगा उतना. तो प्लेट का एज लेंथ देखो कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर. तो अब बाकी सारा यूनिट उसमें है ना, SI में है, तो इसको सब SI में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा. 20 सेंटीमीटर इज हाउ मच? 0.2 मीटर्स. लेकिन उसका एरिया है ना, तो इसलिए उसका क्या करना पड़ेगा? हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा. सो इट विल बी 0.04 मीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट? एरिया. लेकिन और एक क्वांटिटी भी चाहिए, क्या? dvdx. ये कहां से मिलेगा? देखो dvdx कैसे निकाल रहे हैं? dv मतलब एक प्लेट के रिस्पेक्ट में दूसरा प्लेट कितना वेलोसिटी से जा रहा है. हम लोग ये वाले प्लेट को रेस्ट में रखे हैं और ये वाला प्लेट का वेलोसिटी कितना है? तो ये dv हो गया 1 माइनस 0, और dx मतलब हाइट. इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? दैट इज 0.4. लेकिन ये सेंटीमीटर में है, याद रखना. इसको हम लोग कंप्लीट कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू 10 टू द पावर माइनस 2, तभी मीटर में कन्वर्ट होगा, राइट. तो ये हो जाएगा कितना? 10 टू द पावर 2 ऊपर जाएगा और नीचे 0.4, मतलब 1000/4. तो राइट. सो कौन सा dvdx होता है कि जब भी हम लोग dvdx निकाल रहे हैं, dvdx क्या होता है? इसका नाम क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है एक लेयर के रिस्पेक्ट में दूसरा लेयर कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है. हाउ मच चेंज इन वेलोसिटी इज देयर बिटवीन द टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ लीड. तो वो चेंज, इसका हम लोग वेलोसिटी 0 लेंगे और इसका वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड. तो चेंज कितना आया? 1 माइनस 0. और dx है ये दो लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो है dx. तो इसलिए dx की जगह में 0.4. तो एक्चुअली टू बी मोर प्रिसाइज, ये एक्चुअली डेल्टा v बाय डेल्टा x लिखना चाहिए, क्योंकि d रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइटली स्मॉल वैल्यू, जिसका वैल्यू हम लोग ऐसे डाल नहीं सकते. तो इट इज बेटर टू रिप्रेजेंट इट एज डेल्टा v बाय
delta x, but doesn't matter, it won't be wrong to write dvdx as 250. So a का वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है 0.04 और dvdx का वैल्यू कितना निकला है 250. So ये सारा वैल्यू डाल देंगे और तो निकालेंगे किसका वैल्यू eta का वैल्यू एंड विद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, जल्दी से बता दो गाइस क्विकली. 6250 आंसर eta is equal to 6250. ऐसे कैसे हो गया, छोटा होना चाहिए यार. 0.4 के साथ ये मल्टीप्लाई करने से 6 कहां से आ रहा है, 6 तो आएगा ही नहीं. आंसर 1 आ रहा है ना. हाँ 1 आएगा, वही हम सोच रहे हैं. हाँ मेरा भी. अरे यहाँ पर इसको डिवाइड करना है ना, लिखिए 10/8 तो 1 आ रहा है. अच्छा इसका आंसर जो आया 1 आया, यूनिट इसका क्या होगा? इसका S, this is the SI unit of viscosity. Take a poise. CGS unit poise होता है viscosity का coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity का यूनिट होता है डेका पॉइंट्स, SI यूनिट. ठीक है, और CGS यूनिट क्या होता है पॉइंट्स. After the name of poisoning, poisoning का name. ठीक है. हाँ, क्वेश्चन नंबर 26. क्वेश्चन पढ़ के मुझे बताओ कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे. ये लिख लिया सब लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फर्स्ट वाला के लिए तो वो वाला f equal to theta. फर्स्ट वाले से ही हो जाएगा. फर्स्ट वाला फॉर्मूला सही हो जाएगा. हाँ फर्स्ट पार्ट फाइंड द फिजिकल स्पोर्ट. हाँ डिस्कस स्पोर्ट का नहीं राइट मतलब स्फीयर वाला स्फीयर वाला स्टोक्स लॉ वाला लगेगा. क्यों? क्योंकि एक स्फेरिकल बॉडी बोला हुआ है, वो लिक्विड के अंदर से गिर रहा है. ठीक है, so whenever it is a spherical object you deal with, that means तुमको स्टोक्स लॉ लगाना पड़ेगा. समझ में आया? तो स्टोक्स लॉ के हिसाब से स्फेरिकल बॉडी के ऊपर क्या फोर्स एक्ट करता है 6 पाई eta r v. तो ये हम लोगों को यहाँ पर यूज करना है. जल्दी से कर लेते हैं फास्ट. क्वेश्चन नंबर 26. A metal sphere of radius 1 mm and mass 50 mg falls vertically in a glycerine. Find the viscous force exerted by the glycerine on the sphere when the speed of the sphere is 1 cm per second. तो देखो रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर. अरे वाह, ये तो और एक लेवल ऊपर है. और डेंसिटी आंसर डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में. सब अलग अलग यूनिट है. और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है पोइस में, मतलब सीजीएस सिस्टम. तो देखो सिर्फ एक ही एसआई है, तो वो एक एसआई को हम लोग सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बाकी को सब सीजीएस में ही रखते हैं, एसआई में नहीं लेंगे. ठीक है, सो r 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर. और 50 मास 50 मिलीग्राम है. मिलीग्राम 50 मिलीग्राम क्या है, कितना छोटा. सो मिलीग्राम मतलब क्या हो जाएगा, इसका मास क्या ले लेंगे हम लोग 0. divided by 1000 है ना, 4 ग्राम है. तो 0.05 ग्राम, राइट. 0.05 ग्राम होगा. और क्या बोला है, स्पीड बोला हुआ है. स्पीड कितना बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो मुझे क्या पूछा है, f पूछा है. सो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि कितना फोर्स, विस्कस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा. दैट इज 6 पाई eta r v. तो r v मुझे पता है, लेकिन eta पता नहीं है. देखो eta नीचे लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज हाउ मच 8 points. ठीक है, और हां सीजीएस में. और देखो डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन दिया हुआ है, तो ग्लिसरीन किसका डेंसिटी है, ऑब्जेक्ट का या मीडियम का? मीडियम का.
सो रहा है वो। अच्छा, सो यहाँ पर याद है जब हम लोग ये फॉर्मूला कर रहे थे, रो रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिग्मा रिप्रेजेंट्स द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1260 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, which is actually 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया सबको। अब हम लोग को वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। तो 6 into पाई है 3.14 into eta, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है 8 points और वेलोसिटी दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो आंसर आएगा इस विल कम इन सीजीएस सिस्टम, so answer will be dynes। Alright, second part of the question, calculate করতে হবে না, calculate পরে করবে, এখন ছেড়ে দাও, একটু কোশ্চেনস তো তাড়াতাড়ি করে নিই। वेरी गुड। सर आर का वैल्यू नहीं लिखा है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछा है, वो आर का वैल्यू नहीं डाले हम, नहीं और सॉरी v डाल दिया, आर नहीं डाले। आर है 0.1 और v है 1। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बी। ये ए है, ये बी है, ठीक है। कितना है ये आंसर? पता है 15.19। रहने दो। क्वेश्चन नंबर बी, पार्ट बी, वो क्या पूछा है? हाइड्रोस्टैटिक फोर्स exerted by glycerin on the sphere। ये कैसे निकालेंगे? तो इसमें ऑब्जेक्ट का जो था जो डेंसिटी है उसको इंटरसेक्ट करना। नहीं, ये कौन सा फोर्स पूछ रहा है बोलो तो? ये जो बी में जो फोर्स पूछ रहा है, हाँ क्या? हाइड्रोस्टैटिक हाँ, उसका नाम क्या है? उसका हम एक नाम देते हैं। अपथ्रस्ट। लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को डालो तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। और अपथ्रस्ट निकालते कैसे हैं हम लोग? फॉर्मूला याद है? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। नहीं, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर तो माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन लिक्विड, लेकिन वो तो नहीं, डेटा प्रेजेंट नहीं है ना। तो अपथ्रस्ट का जनरल फॉर्मूला क्या है जो एकदम पहले किए थे अपथ्रस्ट का? इतना सम्स कर लिया अपथ्रस्ट के ऊपर, अब अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पूछ रहे हैं। और वी रो जी, वी क्या है? वी रो जी। अच्छा एक सेकंड, रो नहीं होगा, यहाँ पर सिग्मा होगा। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड immersed into density of liquid into acceleration due to gravity। समझ में आया? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड मतलब जो सॉलिड का वॉल्यूम वो इनटू डेंसिटी ऑफ क्या? लिक्विड। तो लिक्विड का डेंसिटी यहाँ पर तो रो नहीं है ना, क्या है? हाँ, तो इसलिए वो इसके हिसाब से डालना है हम लोग को, ठीक है। ऐसे कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक से समझेंगे उसके बाद डालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड कितना होगा? हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इमर्स्ड? इसका रेडियस पता है ना, और साइज शेप क्या है? तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है कितना? 1.26। अच्छा, यहाँ पर r का वैल्यू डाल देते हैं, r क्यूब बोला है ना, तो 0.1 होल क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है? 1.26 इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 980 in CGS system। So ये जितना आएगा that will be the value in what? Dyne। समझ में आया? अपथ्रस्ट कैसे निकाला जाता है? V क्या है? हाँ, जितना पोर्शन ऑफ द सॉलिड विद इन लिक्विड है that is volume। Rho is the density of the liquid and G is the acceleration due to gravity। ठीक है, इतना अपथ्रस्ट का सम्स कर लिए, उसके बाद अपथ्रस्ट का वॉल्यूम नहीं, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पता नहीं है सबको ना, पीटेंगे देखो। सी, पार्ट सी क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी।
जरूरी चल रहा है क्या? मम्मी और कॉल आ रहा है। और फिर ले लो। Question number C. The terminal velocity with which the sphere will move down without acceleration. तो terminal velocity का फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। तो फॉर्मूला क्या है? Vt equal to 2r square g into rho minus sigma by 9 eta. सारा वैल्यू मालूम है? सारा वैल्यू मालूम है? रो का वैल्यू मालूम नहीं है। तो रो का वैल्यू कैसे निकालेंगे? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो वो कर देंगे। मास कितना दिया हुआ है देखो 0.05 और 4/3 पाई r क्यूब। r कितना है 0.1। so this will give you the density। रो का वैल्यू मिलेगा और फिर सिग्मा सारा वैल्यू आएगा। सारा वैल्यू यहां पर डाल देने से you will get the velocity and its unit will be centimeter per second। क्योंकि ये velocity है ना, तो velocity का यूनिट इसमें आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। सो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल पाएंगे? हाँ या ना? बुझा से साइमन बुझा से? So just take down the expression, you can put the value at your home and find out the answer। Let's go for the next question। जल्दी से। हाँ, this is interesting। ये वाला सम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27। एक बार जल्दी से देखो। ले लो। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया सब लोगों का? लिखे नीचे। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से पढ़ो एक बार, पढ़ के मुझे बताओ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से पढ़ के बताओ कैसे करना है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 27 में? अंजलि बताएगी। बोलो क्या समझ में आ रहा है? मतलब सिचुएशन क्या है वो बताओ। रेन ड्रॉप गिर रहा है। रेन ड्रॉप गिर रहा है ना? हाँ। सो ये जो रेन ड्रॉप गिर रहा है इसमें हम लोग कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे? स्टोक्स लॉ ही लगाएंगे, क्योंकि स्टोक्स लॉ हम लोग पढ़े हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू लिक्विड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग से सोचना पड़ेगा। ऐसे रेन ड्रॉप जो गिरता है वो भी स्फेरिकल शेप का ही होता है ऑलमोस्ट, राइट? और वो जब गिर रहा है तो एयर जो मीडियम है दैट विल प्रोवाइड द रेजिस्टिव फोर्स। तो यहाँ पर रो होगा रेन ड्रॉप मतलब वाटर का डेंसिटी और सिग्मा होगा एयर का डेंसिटी, बिकॉज सिग्मा इज द मीडियम ओवर हियर। समझ आ रहा है? हाँ या ना? अब फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द वर्टिकल फॉल ऑफ द रेन ड्रॉप। सो स्पीड मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। रिमेंबर आई टोल्ड यू लास्ट क्लास हम लोग रेन ड्रॉप लेके डिस्कस कर रहे थे कि रेन जब गिरता है तब उतना हाइट से गिरने से हम लोग को बॉडी पेनिट्रेट करके चला जाना चाहिए था लाइक अ बुलेट, लेकिन उतना स्पीड से क्यों नहीं आता है? बिकॉज ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी, एयर रेजिस्टेंस, राइट? सो हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालेंगे, दैट इज द velocity of the fall। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2r² g rho minus sigma by 9 eta। सो यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या है? कौन सा चीज का वैल्यू क्या डालना है वही इंपॉर्टेंट है। देखो रेडियस ऑफ द ड्रॉप दिया हुआ है 0.02 सेंटीमीटर, तो रेडियस विल बी 0.02 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विस्कोसिटी ऑफ एयर मतलब ईटा, ईटा का दिया हुआ है 1.8 into 10 to the power -4। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन देखो सारा यूनिट जो है ये सारा किसमें है? सीजीएस सिस्टम में है, तो g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं ले सकते हम लोग, इसको 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है? g का वैल्यू। और वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब यहाँ पर रो का डेंसिटी, रो का वैल्यू होगा
1000 kilogram per meter cube, which is equal to 1 gram per centimeter cube. ये हम लोग मालूम है कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो सारा वैल्यू मिल गया है, कुछ मिसिंग है क्या? कुछ मिसिंग है? सिग्मा। सिग्मा किसका डेंसिटी है? एयर का, राइट? ये मिसिंग है। ये कहां से? सो अगर हम लोग को एयर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, we can ignore it with respect to density of water. क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना देखे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना, और डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.37 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो देखो 1000 के रिस्पेक्ट में 1.37 तो नेग्लिजिबल है ना, इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर डेटा नहीं दिया हुआ है, इसलिए सम छोड़ मत देना, थोड़ा दिमाग लगाना अपना कि since the density of air is negligible with respect to the density of water, that's why you can just take the rho of air as 0, मतलब sigma as 0 कर गया। sigma को हम लोग simply 0 ले सकते हैं। बुझा से? না না x ধরতে হবে না, সেটাই বলছি। ওটা দেওয়া নেই পারপাসলি, যে যেহেতু ওটা খুব স্মল আ ভ্যালু, ইউ ক্যান ইগনোর ইট উইথ রেসপেক্ট টু দ্য ডেনসিটি অফ ওয়াটার ডেনসিটি রেসপেক্ট টু দ্য, ঠিক আছে? সো we have all the values, we can put back the values and get the terminal velocity, and obviously the answer will come in centimeter per second. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या पूछा है देखो, also find the velocity when 64 such drops coalesce to form a single drop। मतलब ऐसा 64 ड्रॉप्स अगर एक साथ जुड़ के एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होना चाहिए? हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाउ डू यू डू दैट? हाँ, ऐसा 64 ड्रॉप मिलके एक सिंगल ड्रॉप बना रहा है, राइट? सो टेल मी, वो 64 ड्रॉप्स के कारण क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगा? नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज करेगा? नहीं। डेंसिटी ऑफ वाटर कहां से चेंज होगा? डेंसिटी इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ना। डेंसिटी ऑफ एयर चेंज करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज करेगा? राइट। ओनली व्हाट विल चेंज? राइट। सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द न्यू ड्रॉप एंड देन फाइंड आउट के रेशियो क्या होगा, पहले वाला वेलोसिटी का रेशियो और अभी वाला वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे न्यू ड्रॉप का? 64 small drops coalesce मतलब एक साथ जोड़ना, ठीक है? 64 small drops coalesce, then let the radius of big drop be capital R। किससे 64 से इंटू करेंगे? जब 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही कुछ भी जो मेरा मन में आए। अरे यार, नया वाला रेडियस तो निकालना पड़ेगा ना, फिर वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। इसको 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा रेडियस तो 64 टाइम्स, सॉरी 64 ड्रॉप्स मिलके नया वाला ड्रॉप बना। इक्वल तो होना ही पड़ेगा ना, इक्वल नहीं होने से कैसे हम लोग करेंगे? हम लोग कर नहीं पाएंगे ना। सारा जो स्मॉल ड्रॉप्स है, सारा स्मॉल ड्रॉप का रेडियस कितना है? 0.02 है। सो वो जोड़ के, थोड़ा ध्यान से सुनो, वो 0.02 सेंटीमीटर का जो एक एक ड्रॉप है वो जोड़ के ये वाला बड़ा ड्रॉप बना है। तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा? 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा डब्बा मिलेगा, बड़ा सा अंडा मिलेगा। जब छोटा छोटा ड्रॉप्स जुड़ के एक बड़ा ड्रॉप होता है तो व्हाट रिमेन्स सेम फॉर ऑल द छोटा ड्रॉप्स एंड द बड़ा ड्रॉप? डेंसिटी एंड 4/3 वॉल्यूम। ये निकाल रहे ना, वो छोटा छोटा जो ड्रॉप्स जुड़ रहा है
वो सारा ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम जितना होगा ये बड़ा ड्रॉप का वॉल्यूम उतना ना होना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा वो? समझ में आया? सिर्फ रेडियस को उठा के 64 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया आंसर हम लोग का, मिल गया एक 64 मल्टीप्लाई कर दो बस। सोचेंगे तो हम नहीं, दिमाग तो हम लोग घर में छोड़ के आते हैं, बहुत कीमती चीज है ना, तिजोरी में बंद करके ताला चाबी लगा के रखा। सो हाउ डू यू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द न्यू थिंग? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इज अ टिपिकल सम, ऐसा बहुत एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि एक ड्रॉप गिर रहा है उसका वेलोसिटी इतना है, तो ऐसे इतना 64 ड्रॉप्स एक साथ जोड़ के एक वाला रेडियस एक स्फीयर बनाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, समझ में आया? तो उसमें तुमको नया वाला बड़ा वाला ड्रॉप का रेडियस निकालना होता है, और वो कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, मतलब सारा छोटा ड्रॉप्स का टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप। Considering the shape as what? Sphere. Sphere का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग? 4/3 pi, तो 4/3 pi कैपिटल R क्यूब बड़ा वाला ड्रॉप का वॉल्यूम है, that is equal to 64 into 4/3 pi smaller, right? So यहाँ से 4/3 pi कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल R क्यूब इक्वल टू 64 R क्यूब आएगा, you know 64 is 4 cube, हाँ या ना? तो कैपिटल R will be 4 into small r, that is 4 into 0.02, ठीक है? तो ये निकल गया। अब देखो जब भी साइज ऑफ द रेडियस चेंज करेगा और कोई डेटा चेंज नहीं हो रहा है, सो यू कैन राइट vt dash by vt, मतलब अभी जो टर्मिनल वेलोसिटी हो रहा है और पहले जो टर्मिनल वेलोसिटी था उसका रेशियो विल बी इक्वल टू, देखो सब सेम है ना, सब कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा सिर्फ? then that will be capital R square by small r square, हाँ या ना? राइट, सो सिर्फ यहाँ पर वैल्यू डाल देना है पर कुछ नहीं। हाँ vt तो हम लोग ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं, तो वो यहाँ पर डालेंगे और r का वैल्यू डालेंगे, तो r कितना है? 4 टाइम्स हुआ है ना, तो देखो vt dash by vt will be r square, मतलब 4r whole square, that is 16r square by r square, तो r square कैंसिल हो जाएगा और हम लोग बोल सकते हैं vt dash is equal to 16 vt। तो ओरिजिनली जो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगा उसको हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हम लोग को मिल जाएगा। ऑलराइट, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम। इस टाइप ऑफ सम एमसीक्यू में या कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा आता है कि एक लिक्विड ड्रॉप का टर्मिनल वेलोसिटी कितना है, ऐसा 8 लिक्विड ड्रॉप मिक्स हो गया तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा, तो 8 मतलब क्या? यू कैन अंडरस्टैंड दिस विल बी 8 into r cube, so 8 का क्यूब रूट will be 2, so this will be r will be 2 into small r, so 2 into small r the 2 square is 4, so just 4 into ओरिजिनल vt कर देने से आंसर निकल जाएगा। हो जाएगा ऐसे है ना? কোনটা বোঝা গেল না? হয়ে গেছে এটা করো। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 इज आल्सो अ सम ऑन टर्मिनल वेलोसिटी, तो वही सेम फार्मूला तुम लोग को यूज करना है, कोई नया कुछ नहीं है, इट्स अ सिमिलर सम, यू कैन डू इट। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा सम के ऊपर है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा सम के क्वेश्चन के ऊपर है, माने कौन सा कांसेप्ट के ऊपर है? 29 27 होएगा सर, लिखा हुआ है 27। তাড়াতাড়ি প্লিজ, এত দেরি করলে হবে, এত দেরি করলে আমরা পড়া শেষ করতে পারবো না। Well, question number 29 is the next sum. It says that glycerin flows at a steady rate through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. The amount of glycerin collected per second at one end is 4 into 10
power -3 kilogram per second. So m/t क्यों लिखा है समझ में आ रहा है ना? इसका यूनिट के हिसाब से किलोग्राम पर सेकंड बोला है ना. So m/t equal to 4 into 10 to the power -3 kilogram per second. What is the pressure difference between the two ends of the tube? Density of glycerin दिया हुआ है 1.3 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube और viscosity of glycerin दिया हुआ है 0.83 pascal second. ये जो PAS है ना, PAS is pascal second. This is another SI unit. मतलब decapoise is same as pascal seconds. 1 decapoise is equal to 1 PAS pascal second. ठीक है? हाँ यार. सामने आ गया. अब हम लोग को समझ में आ रहा है obviously हम लोग को क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? But Poisson's equation. लेकिन झमेला यहाँ है Poisson's equation में V by T रहता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम रहता है, लेकिन हम लोग को दिया हुआ है मास पर यूनिट टाइम. तो कैसे करेंगे? राइट, डेंसिटी से यूज करेंगे. तो हम लोगों को मालूम है कि डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है. तो हम लोग मास को क्या लिख सकते हैं? सॉरी, वॉल्यूम को लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी. तो अगर हम लोगों को चाहिए वॉल्यूम बाय टाइम, देन वी कैन राइट इट एज मास बाय डेंसिटी इनटू टाइम. अब देखो m by t तो प्रेजेंट है हम लोगों के पास, राइट, और डेंसिटी भी प्रेजेंट है, तो वैल्यू डाल सकते हैं हम लोग. So let's put the value. So therefore v by t is equal to pi r to the power 4 by 8 eta l according to Poisson's equation. v by t होता है 1 by rho into m by t is equal to pi r to the power 4 by p8 eta l. 1 by rho क्या है? 1 by rho क्या है? Sorry, मतलब rho डालना है, मतलब वैल्यू डालना है. 1 by m by t कितना दिया हुआ है? 4 into 10 to the power -3. अगर सब SI में है ना, तो ध्यान रखना SI में करना, कन्वर्ट कर लेना सारा. रो जो है वो 1.3 into 10 to the power 3 है. 1.3 into 10 to the power 3 है, is equal to pi r. r क्या है? 1 सेंटीमीटर है. So that is 0.01 meter. So 0.01 whole to the power 4 into, पूछा क्या है हम लोगों को? निकालने क्या बोला है? प्रेशर डिफरेंस. मतलब P निकालना है हम लोगों को. 8 एटा दिया हुआ है 0.83 और L दिया हुआ है लेंथ 1.5. तो सारा वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ वैल्यू पुट करके हम लोगों को P का वैल्यू निकाल लेना है. समझ में आया? अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करेंगे जल्दी से बताओ. क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ के मुझे बताओ कैसे करेंगे. इससे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, कुछ नहीं है. परिचय पुट करो. फिश होएगा चला. क्वेश्चन नंबर 30. मोहित क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स सब में यूज होता है, राइट? फिजिक्स सब जगह में यूज होता है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है. अगर नहीं समझोगे तो कोई काम नहीं होगा फिजिक्स में, ठीक है? समझना बहुत जरूरी है. Question number 30, it says in deriving Bernoulli's equation we equated the work done on fluid in the tube to its change in potential and kinetic energy. Remember we did this? W equal to delta K plus delta P. उससे ही Bernoulli's theorem का फॉर्मूला मिला था P1 plus half rho V1 square plus rho G H1. अच्छा, question number 1 first. What is the largest
average velocity of blood flow in an artery of diameter 2 into 10 to the power minus 3 meter if the flow must remain laminar. तो ये लैमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा, कौन कैरेक्टराइज करता है? रेनॉल्ड्स नंबर। तो कुछ हाँ, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 1000 से नीचे होना पड़ेगा, तभी वो लैमिनर होगा। तो बस कैंसिल करा देना पड़ेगा हम लोग को। रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या था? R equal to रो, हाँ अब नंबर 30 रो V D by eta, राइट? तो ये RE का वैल्यू निकालना, अच्छा नहीं, वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। बोला हुआ है कि मस्ट रिमेन व्हाट लैमिनर। तो हम लोग को मालूम है फॉर लैमिनर RE शुड बी लेस देन इक्वल टू 1000 होना चाहिए। तो मतलब रो VD by eta must be less than equal to 1000, मतलब V should be less than equal to 1000 into eta by rho into d। ठीक है, सो इसका वैल्यूज डाल दो, देखो कितना आ रहा है। 1000 into कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है क्या? ब्लड, हाँ देखो दिया हुआ है 2.084 into 10 to the power minus 3 pascal second होता है, डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी ऑफ ब्लड दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ ब्लड नहीं दिया हुआ है, वो कहां से निकालेंगे? वो क्या हो गया? अच्छा, डेंसिटी ऑफ ब्लड कहां से निकालेंगे? एक बार महागुरु को पूछो ना, महागुरु से डेंसिटी ऑफ ब्लड पूछो कितना आता है। को मालूम नहीं? महागुरु गूगल है, गूगल ब्लड 1 point something or 1.8 नहीं उतना ज्यादा नहीं होगा, तो 0.994 मतलब 1 से भी कम, 0.994 right? So 0.994 gram per centimeter, की ग्राम पर तामी की भूल लगी। अरे बाबा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml है ना। যা মানে টুকে টুকে আমরা একটা অবস্থা হচ্ছে যে ব্রেন আর ফাংশন করা বন্ধ করে দিচ্ছে, যা লেখা আছে আমরা সেটাই জানবো, আর কিছু জানবো না, আর কিছু শিখবো না। 1 centimeter cube is 1 cc, 1 cc is same as 1 ml, ঠিক আছে? अच्छा, so density is 0.994 and diameter of the tube is given, कितना diameter of artery होता है 2 into 10 to the power minus 3, 2 into 10 to the power minus 3। और ये जो आंसर आएगा एवरीथिंग इज टेकन, ओ एक बड़ा सा मिस्टेक हो गया, बहुत बड़ा सा मिस्टेक हो गया। सब एसआई सिस्टम में है, सिर्फ डेंसिटी को हम लोग किसमें ले लिए? तो अंडा मिलेगा ना, into 1000 करना पड़ेगा, 994 लेना पड़ेगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेसिमल हटा दो, 994 लो, 994। तो यह जो आंसर आएगा, दिस आंसर विल बी इन मीटर पर सेकंड। एक बार निकालो ये आंसर, 10 to the power minus 3 10 to the power minus 3 कैंसिल ही हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नियर अबाउट 1 ही आएगा, 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा। कितना आ रहा है? पता है 1.048, that is nearly equal to 1.05 meter per second, 1.05 meter per second। So for the flow velocity to remain laminar, ये velocity exceed नहीं करना चाहिए, इससे ज्यादा velocity हो जाएगा तो वो turbulent नहीं, हाँ मतलब turbulence gradually हो सकेगा, राइट? अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी, डू द dissipative forces become more important as fluid velocity increases?
डिस्कस क्वालिटेटिवली, क्वालिटेटिवली मतलब सिर्फ थियोरेटिकली, राइट, कोई न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं निकालना है। বলছে যে যদি ফ্লুইড ভেলোসিটি বেড়ে যায় তাহলে কি ভিসকসিটি এফেক্ট বাড়বে না কমবে? বেড়ে যাবে। কেন? কারণ আমরা দেখেছি যে ফার্স্ট থিওরিতে দেখেছি যে व्हेन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इट सेज dvdx के ऊपर डिपेंड करता है वो, तो वेलोसिटी जितना ज्यादा हो जाएगा dvdx का वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा एंड विस्कस फोर्स भी बहुत ज्यादा ऐड करेगा। ठीक है, राइट। लिक्विड, हाँ, लिक्विड कैन मूव मोर फ्रीली, वो सही बात है, लेकिन विस्कस मोर फ्री नहीं, उन लोगों को मूव करने में ज्यादा दिक्कत होगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लो जितना ज्यादा बढ़ेगा वो उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा फेस करेगा। ठीक है, सो राइट दिस डाउन। With the increase in fluid flow, with the increase in fluid flow rate, increase in fluid flow rate, the resistive force due to viscosity, the resistive force due to viscosity will also increase, will also increase. Hence it will face more difficulty. It will face more difficulty. Hence the dissipative forces become more important. Hence the dissipative forces, मतलब viscosity is basically a dissipative force. You understand why? Because वो friction जैसा है, friction is a dissipative force. Hence the dissipative forces becomes more important. Become more important. More important. ठीक है? Third part of the question. What is the corresponding flow rate? What do you mean by what is corresponding flow rate? Part C कैसे निकालेंगे? What is the corresponding flow rate? हाँ, flow rate बात करते बोले से. So flow rate means volume flow rate. कितना volume of liquid is flowing per unit time. नहीं, ওটা আলাদা পাবো না কারণ আমার প্রেসার ডিফারেন্স এর লেন্থ এগুলো দেওয়া নেই। আমরা বার্নৌলিস থিওরেমে ফিরে যাব। বার্নৌলিস থিওরেমে আমরা পড়েছিলাম না A into V হচ্ছে flow rate. So flow rate is equal to area of cross section into velocity. into velocity. So area of cross section हम लोग कैसे निकालेंगे? pi r square होगा, diameter of the artery दिया हुआ है हम लोगों को, तो r निकाल पाएंगे हम लोग pi r square, और velocity हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके निकाल चुके हैं, कितना? 1.05. ठीक है, निकाल पाएंगे। r का वैल्यू कितना होगा? डायमीटर कितना दिया हुआ है? डायमीटर इज 2.084 into 10⁻³ so this will be pi into 1.042 into 10⁻³ whole square into 1.05. This much meter cube per minute per second. Meter cube per second. The answer will be meter cube per second. Okay. Meter cube per second. Is that clear? All right. 31 भी एक रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर ही सम है। उनको फ्लो कैरेक्टराइज करने बोले हैं कि वो टर्बुलेंट फ्लो है या लैमिनर फ्लो है। सो रेनॉल्ड्स नंबर सिर्फ निकालना है, निकाल के हम लोग को एनालाइज करना है। ठीक है? So that is all regarding viscosity.